हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए कंप्यूटर के स्पेशल टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और इस स्पेशल टॉपिक में सबसे पहले हमने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कवर किया है और इसके लिए हमने 5 वीडियो अपलोड किया है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। अगर आपने नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पाँचों वीडियो का लिंक हमने दे दिया है, आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। इसका अगला सेगमेंट बनता है बिग डेटा प्रोसेसिंग, और बिग डेटा प्रोसेसिंग का आज का पहला वीडियो है। इसकी भी 2 से 3 वीडियो आएगी और बिग डेटा प्रोसेसिंग से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, सभी क्वेश्चन ओरिएंटेड हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए गए हैं बिल्कुल आपके ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। इससे बाहर आपके क्वेश्चन पॉसिबिलिटी नहीं है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछली बार जो क्वेश्चन बने हैं सभी क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं हडूप क्या होते हैं, अपाचे क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बिग डेटा प्रोसेसिंग, बिग डेटा क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन आप लोग पेशेंस के साथ देखते हैं तो ज़बरदस्त नोट्स हमने किया है और उसके बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए आपका बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गया। और यहाँ पर बिग डेटा क्या है, सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। देखिए बिग डेटा, डेटा का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ें आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो चीज़ें आपकी डेटा हो गई। लेकिन वही बड़े स्तर पर अगर कोई चीज़ होती है वही आपका बिग डेटा हो जाता है। जैसे रेलवे के पास जो चीज डेटा रहता है या बैंक के पास जो डेटा रहता है वो आपके क्या है, बिग डेटा के एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने कहीं से 10,000 रुपये निकाला, किसी ने 5,000 निकाला, लेकिन आपको नहीं पता किसने किसने निकाला। लेकिन अगर जिस बैंक से निकालते हैं उस बैंक के सारे डिटेल्स, उस बैंक के पास सारी डिटेल्स रहती हैं। तो ये आपके क्या हो गए, बिग डेटा के एग्जाम्पल हो गए। जैसे आप यात्रा करते हैं, रेलवे में टिकट लेते हैं, आपके पास किसी का डेटा नहीं, लेकिन रेलवे के पास सभी व्यक्तियों का डेटा रहता है जो लोग टिकट लेते हैं। तो इसके वजह से आप बिग डेटा के उदाहरण हो गए। यानी बड़े स्तर पर जो डेटा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बिग डेटा। अब इसको 1 बाय 1 करके यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमने स्पेशल नोट्स यहाँ पर बनाया है और यह आपके लिए निश्चित रूप से वरदान साबित होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे डेटा प्रोसेसिंग। तो देखिए डेटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर इस डेटा को उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है। यानी सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं और फिर इस डेटा को क्या करते हैं, इस डेटा को उपयोगी जानकारी लेने के लिए उसमें बदल देते हैं, अपने उपयोग में लेने के लिए। अगला पॉइंट क्या है, अब डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यह कच्चे डेटा को ऐसे डेटा में बदलना होता है जिसे हम आसानी से समझ सकें। डेटा का कलेक्ट करके फिल्टर करना और इसका विश्लेषण करना। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि डेटा में ऐसे डेटा को, कच्चे डेटा को ऐसे डेटा में बदलना जिसे हम आसानी से समझ सकें। बस इसका यही मेन उद्देश्य होता है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब आईडीसी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक वैश्विक डेटा का अनुमान है, कितना अनुमान है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आईडीसी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक वैश्विक डेटा का अनुमान क्या रखा गया है। तो आपको बताना है 163 जेटाबाइट्स रखा गया है। कितना आपको बताना है, 163 जेटाबाइट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप पेन डाउन करिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपको पेड ग्रुप में भी देखने को नहीं मिलने वाला है। बहुत ही मेहनत लगी है फ्रेंड्स, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि बिग डेटा को किसने परिभाषित किया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिग डेटा को डॉग लेने ने परिभाषित किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बिग डेटा प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं तो पूछ लेगा कि बिग डेटा को किसने परिभाषित किया था। तो डॉग लेने ने परिभाषित किया था। अब इसको कितने भागों में बांटा। तो बिग डेटा को डॉग लेने ने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा। अब यहाँ पर 5 भाग कौन कौन से हैं, इसको 5 Vs के रूप में बांटा, यानी 5 V हैं।
डॉग लेने के अनुसार बिग डेटा को 5 वी में बांटे हैं, यानी 5 वी में। तो कौन से हैं आपके? पहला है वॉल्यूम, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है वैरायटी, चौथा है वैल्यू और पांचवा है वेरासिटी। अब इसके मतलब क्या होते हैं और क्या क्या इसके यूजेज हैं, इसको भी वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, पूछ लेगा इनमें से कौन सा बिग डेटा 5V में शामिल नहीं है, या बिग डेटा 5V में कौन शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वैल्यू और वेरासिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब आयतन, वेलोसिटी का मतलब वेग, वैरायटी विविधता, वैल्यू कीमत और वेरासिटी सच्चाई। इन सभी क्वेश्चनों का हम कलेक्शन जो किए हैं, इन सभी का एमसीक्यू फॉर्मेट में एक अलग से वीडियो लाएंगे, ताकि ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको याद हो जाए। अब देखिए वॉल्यूम क्या होते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन। तो 1 सेकंड में कितना डेटा जनरेट हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। 1 सेकंड में कितना डेटा जनरेट हो रहा है, कितना डेटा उत्पन्न हो रहा है, कितना डेटा बन रहा है, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम। दूसरा क्या है? वेलोसिटी, मतलब जो डेटा होता है किस फ्रीक्वेंसी से डेटा प्राप्त कर रहा है, यानी कितनी आवृत्ति से, कितनी फ्रीक्वेंसी से डेटा रिसीव हो रहा है, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। वैरायटी क्या है? तो किस फॉर्मेट में कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, आपको किस फॉर्मेट में कंटेंट मिल रहा है, यही आपकी वैरायटी हो गई। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, वीडियो फॉर्मेट में है, या जो भी चीज़ें आपको कंटेंट, जो भी हम टेलीग्राम पर कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, किस वैरायटी में रहता है? वो आपके पीडीएफ वैरायटी में रहता है। लेकिन जो आप वीडियो देख रहे हैं या आप वीडियो के फॉर्मेट में देख रहे हैं, तो ये वैरायटी है। तो क्या है? ये वैरायटी है। तो किस फॉर्मेट में कंटेंट मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं वैरायटी। वैल्यू की बात करें तो वैल्यू क्या होती है? तो डेटा का कलेक्शन कितना उपयोगी है, किसी चीज का वैल्यू यानी किसी चीज का कीमत, किसी चीज की जो कीमत होती है, मूल्य होता है, वो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा का कलेक्शन कितना उपयोगी है, तो यही आपका वैल्यू को दर्शाता है। और पांचवा आपका है विरासिटी। तो विरासिटी का मतलब होता है आपका एक्यूरेसी, यानी किस एक्यूरेसी से डाटा कलेक्ट हो रहा है, इसी को बोलते हैं विरासिटी बोलते हैं। आशा करता हूँ यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ताकि यहाँ से कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऐसे डेटा, जैसे उद्देश्य क्या होता है? कच्चे डेटा को ऐसे डेटा में बदलना जिसे हम आसानी से समझ सकें और डेटा का कलेक्शन कर सकें और उसका विश्लेषण कर सकें। फिर हमने पढ़ा कि आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक वैश्विक डेटा का अनुमान कितना रखा गया है? तो 163 जेटाबाइट्स रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको हमने 2 बार बता दिया है, ठीक है। बिग डेटा को किसने परिभाषित किया था? डॉग लेने ने। इसको कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से 5 भाग थे? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वैल्यू और वेरासिटी। सभी के बारे में हमने वन बाय वन करके देख लिया है, और वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, बिग डेटा के प्रकार क्या होते हैं। तो बिग डेटा के कितने प्रकार हैं? बिग डेटा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो बिग डेटा के 3 प्रकार हैं। एक स्ट्रक्चर्ड है, दूसरा सेमी स्ट्रक्चर्ड है, तीसरा अनस्ट्रक्चर्ड है। आशा ये देखिए, आपको अब पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो पहली बार में थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन यही चीज अगर 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। और बिल्कुल हमने सीक्वेंस वाइज एकदम रखा है, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। तो बिग डेटा के कितने प्रकार होते हैं? बिग डेटा के 3 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? जो डेटा एक ही पैटर्न को फॉलो करे उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से कोई डेटा बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में हो। सपोज दैट हम अगर कोई एक डेटा लेते हैं, कोई एक डेटा मान के चलिए हमारे पास ये डेटा है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए, हमारे पास एक डेटा है, यहाँ पर 2, 4, 8 और उसके बाद मान के चलिए यहाँ पे 17 पहले है, ठीक है, 17 पहले है। फिर यहाँ पर क्या है? ये आपका पहले 1 हो गया, क्या हो गया? मान के 99, 99 हो गया। अब ये क्या है? आपका सीक्वेंस में है? नहीं है, ये सीक्वेंस में नहीं। इसको सीक्वेंस में करने के लिए क्या करेंगे? पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8, फिर 17, फिर 99 आएगा, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, जो डेटा का एक ही पैटर्न को फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। यानी कोई डेटा बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हो तो उसे हम स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। जो इसके पहले हमने बताया है, देखिए इसके पहले जो हमने बताया यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या था, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। अगर जो हमने बताया 2, 8, 17, 19, 99 जो भी है, तो ये क्या है आपका अनस्ट्रक्चर्ड है, यानी यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस नहीं है, तो इसकी वजह से अनस्ट्रक्चर्ड है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड में रहना चाहिए यानी बिल्कुल पैटर्न में, यानी 1, 2, 3, 4, 5, अगर सीक्वेंस वाइज है तो आपका स्ट्रक्चर्ड, अगर सीक्वेंस वाइज नहीं है तो आपका अनस्ट्रक्चर्ड। बस यही है और कुछ नहीं समझना इसमें। और दोनों का जो मिक्स रहेगा वही आपका क्या रहेगा, सेमी रहेगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड रहेगा। तो वही यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो डेटा एक ही पैटर्न को फॉलो करे तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। से कोई डेटा बिल्कुल सीक्वेंस में हो, डेटा का पैटर्न रैंडमली हो तो उसे क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। और यहाँ पर क्या रहेगा, कोई सीक्वेंस ना हो। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या रहेगा, सेमी स्ट्रक्चर में दोनों का मिक्स रहेगा। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर बिग डेटा प्रोसेसिंग। बिग डेटा प्रोसेसिंग की स्टेज कितने हैं, तो बिग डेटा प्रोसेसिंग की स्टेज 5 हैं। कौन कौन से, देखिए यहाँ पर स्टेज को देख लीजिए। तो पहला है डेटा एक्सट्रैक्शन, यानी डेटा निकालना। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी डेटा को सेट करना। डेटा लोडिंग, यानी डेटा को लोड करना। डेटा को विजुअलाइजेशन करना, ठीक है। और पांचवा है आपका मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। बिग डेटा प्रोसेसिंग स्टेज कितने होते हैं, 5 स्टेज। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, बिग डेटा प्रोसेसिंग के कितने स्टेज होते हैं, तो आपको बताना रहेगा 5 स्टेज होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये आपको सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। कैसे, यहाँ पर पहले क्या होगा, डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, डेटा निकाला जाएगा, फिर डेटा को सेट किया जाएगा, फिर डेटा को लोड किया जाएगा, फिर डेटा का विजुअलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद डेटा जो है, डेटा को मशीन लर्न करेगी और उसके बाद लर्न करने के बाद वह प्रोसेसिंग में जाएगी। सपोज दैट आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे अगर कुछ आपने टाइप किया, कुछ ऑर्डर किया आपने, ठीक है। ऑर्डर करने का मीन्स जैसे आपने कोई बुक ऑर्डर किया या कोई आपने सपोज दैट आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, ठीक है। पिज्जा ऑर्डर डोमिनोज से आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो डोमिनोज से आपने पिज्जा जैसे ही ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर करने के बाद आप देखेंगे जितनी बार आप चाहे फेसबुक खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे, उसी से रिलेटेड चीज़ें हमको बार बार दिखने लगेंगी। जैसे यूट्यूब पे अगर हमारी वीडियो आप देखते हैं तो हमारी वीडियो आपको 1 बाय 1 करके दिखती होगी। अगर कहीं भी सर्च करते हैं, कुछ भी किसी दूसरे का भी वीडियो आप देखेंगे तो वह रिकमेंडेशन में आ जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार सर्च करते हैं उसको, चाहे यूट्यूब हो, चाहे डोमिनोज हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करते हैं वो चीज़ें आपको पैटर्न वाइज आपको शो कराती रहती हैं, ठीक है। वो रिकमेंडेशन में डालती हैं, यानी वह चीज़ें एसईओ में होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होती हैं। तब यहाँ पर क्या होता है, बिग डेटा प्रोसेसिंग स्टेज में पहले डेटा को निकाला जाता है, फिर सेट किया जाता है, फिर लोड किया जाता है, फिर विजुअलाइजेशन करता है, फिर उसका मशीन लर्निंग एप्लीकेशन करता है, उसके बाद यह डेटा प्रोसेसिंग करता है। यही आपका फॉर्मेट होता है और इसके 5 स्टेज हैं, पांचों स्टेज आप याद रखिएगा, सीक्वेंस पूछ लेगा। अब देखिए यहाँ पर बिग डेटा प्रोसेसिंग के टूल्स कितने होते हैं, बिग डेटा प्रोसेसिंग के 6 टूल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बिग डेटा प्रोसेसिंग कितने टूल होते हैं, 6 टूल होते हैं, ये आपको याद रखना है। अपाचे, स्पार्क, हडूप, यहाँ पर अल्टस टीआई, एचपीसीसी, अपाचे, कैसेंड्रा और स्टार्म अपाचे। तो ये बिग डेटा प्रोसेसिंग के टूल हैं। ये कितने होते हैं, 6 टूल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अपाचे स्पार्क, हडूप, अल्टस टीआई, एचपीसीसी, अपाचे कैसेंड्रा और स्टार्म। ये आप 1 से 2 बार जरूर इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देखिएगा, चाहे जैसे देखिएगा, लर्न करके देखिएगा, लेकिन दिमाग में छप जाना चाहिए। अब 1 बाय 1 करके देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। अब जैसे आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे आगे जब पढ़ेंगे तो बार बार एक चीज़ें आएगी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं उसे हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप पहले कंप्यूटर पढ़े होंगे, उसमें भी कई बार आपने देखा होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं उसे हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
अब चलिए यहाँ पर हडूप क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि बिग डेटा प्रोसेसिंग के टूल्स कौन से होते हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग के टूल आपके 6 होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हडूप क्या होते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा, दिमाग में एकदम एक एक चीज बैठाते चलिएगा। इससे बेहतरीन नोट्स आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा। हडूप क्या है, सबसे पहले पॉइंट समझते हैं। हडूप के बिना बिग डेटा अधूरा होता है। यानी अगर हडूप ना हो तो आपका जो बिग डेटा होता है, वह बिग डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो अधूरी रहेगी, वह पूरी नहीं हो सकती है। तो ये आपका हडूप हो गया। हडूप किस पर काम करता है? हडूप ओपन सोर्स बिग डेटा एनालिटिक टूल है, या इसी पर काम करता है। तो ऐसे याद रखिएगा, हडूप जो है ओपन सोर्स बिग डेटा एनालिटिक टूल है, या इसी पर काम करता है। ऐसे पूछ लेगा हडूप किस पर काम करता है, ओपन सोर्स पर आधारित है। अगला पॉइंट है कि हडूप सभी प्रकार के डेटा के लिए बिग स्टोरेज प्रदान करता है। ऐसे पूछ लेगा कौन सा टूल्स है जो सभी प्रकार के डेटा के लिए बिग स्टोरेज प्रदान करता है, तो हडूप। हडूप सभी प्रकार के डेटा के लिए बिग स्टोरेज प्रदान करता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बनेगा कि हडूप में कितनी कार्य क्षमता होती है, तो हडूप में असंख्य कार्य करने की क्षमता होती है। और क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा कि किस प्रकार के टूल में असंख्य कार्य करने की क्षमता होती है। तो बिग डेटा प्रोसेसिंग के किस टूल में असंख्य कार्य करने की क्षमता होती है, तो आपको बताना है हडूप में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हडूप आपको कभी भी हार्डवेयर विफलता पर विचार करने की अनुमति नहीं देता है। तो ऐसे पूछेगा कौन सा टूल है बिग डेटा प्रोसेसिंग में जो आपको हार्डवेयर विफलता पर विचार करने की अनुमति नहीं देता है, तो ऐसा क्या है, हडूप है। सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमने शामिल किया है और सभी टाइप को हमने रोस्ट भी किया है कि किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। हडूप के साथ कार्य करने के लिए जावा लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यही क्वेश्चन जो है जूनियर असिस्टेंट 1262 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी। देखिए सभी चीजों को हमने यहाँ पर कलेक्ट कर दिया है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये आपके प्रमोशन का वादा है। और यह बस इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरह देख लेते हैं तो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इससे बाहर आपके एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। अब देखिए हडूप में क्या होता है, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर। हडूप के साथ कार्य करने के लिए कौन सी भाषा आनी चाहिए, तो जावा लैंग्वेज आनी चाहिए। और हडूप में रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहेगा किस में रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं होता है, तो हडूप में रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं होता है। हडूप क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, इसकी वजह से रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं होता है। हडूप से जितनी चीजें बन सकती थी हमने इसको कवर कर दिया है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना सफिशियंट है। अब देखिए यहाँ पर अपाचे स्पार्क क्या है, अपाचे स्पार्क के बारे में जान लेते हैं। और यह देखिए अपाचे स्पार्क क्या है, तो अपाचे स्पार्क को हडूप का सक्सेसर कहा जाता है, यानी उत्तराधिकारी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। किसको क्वेश्चन बनेगा, बिग डेटा प्रोसेसिंग में किसे सक्सेसर कहा जाता है। ठीक है, बिग डेटा प्रोसेसिंग में किसे सक्सेसर कहा जाता है, तो अपाचे स्पार्क को हडूप का सक्सेसर कहते हैं या उत्तराधिकारी कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अपाचे स्पार्क को हडूप का उत्तराधिकारी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा अपाचे स्पार्क में रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि हडूप में रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं होती है, लेकिन अपाचे स्पार्क में रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। अपाचे स्पार्क में बैच प्रोसेसिंग होती है, यानी आपने देख लिया है कि अपाचे स्पार्क में रियल टाइम प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग होती है। अब बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, तो अभी कल हमने करवाया है टॉपिक, कंप्यूटर के टॉप 20 सीरीज को हमने स्टार्ट किया है और उस टॉप 20 के सीरीज में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको कंप्यूटर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो आपकी प्रॉपर वे में क्लास चल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको टॉप 20 क्वेश्चन डेली आपको देखने को मिलेंगे और वह टॉप 20 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसमें हमने बैच प्रोसेसिंग करवाया है। तो बैच प्रोसेसिंग क्या है, जब कंप्यूटर को ढेर सारा काम दे दिया जाता है और उसे 1 बाय 1 करके करता है, तो उसे हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। तो आप 20 नामक सीरीज से अगर जुड़े रहते हैं तो आपका डेली 20 क्वेश्चन तैयार होता रहेगा और आपको निश्चित रूप से एग्जाम में बेनिफिट करेगा।
अगला पॉइंट क्या बनेगा, अपाचे। अपाचे में सामान्य प्रयोजन की क्लस्टरिंग प्रणाली होती है। ऐसे आपको पूछेगा कि किस टूल में, बिग डेटा प्रोसेसिंग के किस टूल में क्लस्टरिंग प्रणाली होती है, तो अपाचे में क्लस्टरिंग प्रणाली होती है। अगला क्वेश्चन है कि हडूप की तुलना में अपाचे स्पार्क में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। हडूप की तुलना में अपाचे स्पार्क में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी लचीलापन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हडूप की तुलना में अपाचे स्पार्क में 100 गुना तेज मेमोरी होती है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे पूछेगा क्वेश्चन, बिग डेटा प्रोसेसिंग के किस टूल में 100 गुना प्रोसेसिंग होती है, तो हडूप की तुलना में अपाचे स्पार्क में 100 गुना तेज मेमोरी होती है। बस ऐसे इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं कि अपाचे स्टार्म क्या है। अपाचे स्टार्म के बारे में देखते हैं, अपाचे स्टार्म क्या होते हैं आखिर। तो अपाचे स्टार्म एक ओपन सोर्स बिग डेटा टूल है। इसलिए सबसे पहले हमने बता दिया कि ओपन सोर्स टूल क्या होते हैं, यानी ऐसे टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ओपन सोर्स टूल्स बोलते हैं, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसको। अपाचे स्टार्म एक ओपन सोर्स बिग डेटा टूल है जो रियल टाइम और फॉल्ट टॉलरेंट प्रोसेसिंग सिस्टम पर काम करता है। अब देखिए फॉल्ट टॉलरेंट क्या होता है, ये ऐसे होते हैं जो अपने एरर को खुद सही कर लेते हैं, उसे कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंट। अभी आगे आएगा। तो अपाचे स्टार्म एक ओपन सोर्स बिग डेटा टूल है जो रियल टाइम और फॉल्ट टॉलरेंट प्रोसेसिंग सिस्टम पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि अपाचे स्टार्म डाटा की असीमित धाराओं को अच्छे से संसाधित करता है, यानी इसमें बहुत सारे डेटा, देखते होंगे यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो अपलोड हो रही हैं, रील्स बन रही हैं, और उसके बाद इंस्टाग्राम पर जितने में हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जितने में वीडियो हम बना रहे हैं, इतने में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से बन रही हैं। कोई फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अपलोड हो रही हैं, रील्स बन रही हैं। तो इन सभी डाटाओं को जो है क्या करता है, अपाचे स्टार्म डेटा की असीमित धाराओं को अच्छे से संसाधित करता है। अपाचे बहुत अच्छा वर्क करता है कि सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से संसाधित करता है, मैनेजमेंट करता है। अपाचे स्टार्म की किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा के साथ यूज कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन अपने में इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हडूप के साथ काम करने के लिए जावा लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और उसी प्रकार देखिए अपाचे स्टार्म होता है, तो अपाचे स्टार्म में आप किसी भी लैंग्वेज के साथ काम कर सकते हैं, ये सबसे इसका अच्छा फीचर है। ठीक है, तो यही है कि अपाचे स्टार्म को किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा के साथ यूज कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा फीचर है। और ये भी क्वेश्चन बनेगा कि बिग डेटा प्रोसेसिंग में उस टूल का नाम बताइए, या उस टूल के साथ कौन सा वर्क करता है, उस टूल का नाम बताइए जिसमें किसी भाषा के साथ वह वर्क करता है। तो आपको बताना है कि यह अपाचे स्टार्म है, बस इतना आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि अपाचे स्टार्म JSON बेस्ड प्रोटोकॉल है, इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि अपाचे स्टार्म की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसमें एरर बहुत कम होती है और इसका इस्तेमाल करना आसान होता है। यानी बिग डेटा टूल्स में किसका इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है और बहुत ज़्यादा इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, तो अपाचे स्टार्म आप याद रखिएगा। जो अपाची बाइक होती है, अपाची बाइक, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए ऐसे दिमाग में रखेंगे तो भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अपाचे कैसेंड्रा। अपाचे कैसेंड्रा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है कि अपाचे कैसेंड्रा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। एक क्वेश्चन बनेगा कि अपाचे कैसेंड्रा किस प्रकार का डेटाबेस है, तो आपको बताना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। किस प्रकार का डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, जो प्रदर्शन दक्षता से समझौता किए बिना उच्च उपलब्धता और मेजरमेंट प्रदान करता है। अगला पॉइंट है आपका, अपाचे कैसेंड्रा सबसे बड़े टूल में से एक है जो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड सभी प्रकार के डेटा सेट को समायोजित कर देता है। बहुत ही अच्छा इसका फायदा है अपाचे कैसेंड्रा का। अपाचे कैसेंड्रा सबसे बड़ा टूल है। तो ये भी पूछेगा क्वेश्चन कि बिग डेटा प्रोसेसिंग में उपयोग होने वाले
यहाँ पर किस टूल का सबसे बड़ा उपयोग होता है, तो अपाचे कैसेंड्रा का उपयोग सबसे बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर अपाचे कैसेंड्रा किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, तो आपको बताना है अपाचे कैसेंड्रा किस पर आधारित है। दो चीजों पर आधारित है, एक तो आपका कमोडिटी हार्डवेयर और दूसरा है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अपाचे कैसेंड्रा किस पर आधारित है, तो कमोडिटी हार्डवेयर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, आपका एक कर्तव्य बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। नोट, अब देखिए इसके पहले हमने पढ़ा है कि फॉल्ट टॉलरेंट क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो किसी दोष या एरर के आने पर उसे सही करना ही फॉल्ट टॉलरेंट होता है। क्या होता है? फॉल्ट टॉलरेंट। यानी आप वर्क कर रहे हैं और कोई दोष आता है, कोई एरर आता है, तो उसके एरर आने पर वह खुद सही कर लेता है, उसे हम बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंट कहते हैं। जहां जितनी आवश्यकता हमने सब कुछ यहाँ पर पेन डाउन कर दिया है। अगला देखिए है अपाचे फ्लिंक। अपाचे फ्लिंक क्या है? तो अपाचे फ्लिंक एक ओपन सोर्स डेटा एनालिटिक्स टूल्स है। क्या है? अपाचे फ्लिंक एक ओपन सोर्स यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स टूल्स है। अभी हमने बताया कि ओपन सोर्स क्या होते हैं। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे टूल होते हैं जो पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ओपन सोर्स टूल्स या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपाचे फ्लिंक बाउंडेड एंड अनबाउंडेड डेटा स्ट्रीम के लिए प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क वितरित करता है। तो कौन सा बिग डेटा प्रोसेसिंग में कौन सा ऐसा टूल है जो डेटा स्ट्रीमिंग के लिए फ्रेमवर्क वितरित करता है? तो अपाचे फ्लिंक के लिए बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अपाचे फ्लिंक जो है किस भाषा पर आधारित है। यह क्वेश्चन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन है जो जूनियर असिस्टेंट में आपको देखने को मिल सकते हैं, ये इसलिए इसको आप याद रखिएगा, जबरदस्त कलेक्शन है। तो अपाचे फ्लिंक किस भाषा पर आधारित है? तो जावा और स्काला भाषा पर। किस पर? जावा और स्काला भाषा पर ये आपका अपाचे फ्लिंक आधारित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा है यहाँ पर? कौन एक स्टेटफुल और फॉल्ट टॉलरेंट है जिसमें आसानी से फॉल्ट से उबरने की क्षमता होती है? तो कौन एक स्टेटफुल और फॉल्ट टॉलरेंट है जिसमें आसानी से फॉल्ट से उबरने की क्षमता होती है? तो आपका अपाचे फ्लिंक है। क्या है भैया? अपाचे फ्लिंक है। जबरदस्त क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन आई थिंक अब की बार जूनियर असिस्टेंट 5512 में मिल सकते हैं, जहां तक मेरा गेस कह रहा है। ठीक है, अपाचे फ्लिंक किस पर आधारित है, किस भाषा पर आधारित है? जावा और स्काला पर आधारित है। आपका हडूप किस भाषा के साथ काम करता है? आपके जावा लैंग्वेज के साथ काम करता है। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पर 2 पॉइंट और हैं आपके। अपाचे फ्लिंक कम समय लेता है और उच्च स्ट्रीमिंग इंजन देता है। ठीक है, अपाचे फ्लिंक जो है बहुत कम समय लेता है। अगला है अपाचे फ्लिंक घटना समय और राज्य प्रबंधन यानी स्टेट मैनेजमेंट का समर्थन करता है। क्या करता है? समर्थन करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया, यानी बिग डेटा प्रोसेसिंग से जितने भी पॉइंट बन सकते थे सभी पॉइंट को हमने पहली वीडियो में कवर किया। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट और आएगा और इसमें जितने क्वेश्चन और बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को और कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम थर्ड पार्ट में एमसीक्यू फॉर्मेट अच्छे से लगाएंगे, कम से कम 50 से 60 एमसीक्यू लगा लेंगे, तो आपका यहाँ से सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।